अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तमाम कैंडिडेट्स, वो तमाम स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब के लिए किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली पीपीएससी है, एफपीएससी है और भी दीगर जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, या उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, उनका अगला मरहला उनका इंटरव्यू है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं पीपीएससी के, जिसके अंदर मैंने एक के अंदर 76 मार्क्स लिए और दूसरे के अंदर मैंने 80 मार्क्स लिए। और आप लोगों को पता है कि 80 मार्क्स लेना या 70 से ऊपर मार्क्स लेना, और वो भी पीपीएससी के इंटरव्यू के अंदर, बहुत ही मायने रखता है। और अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है तभी आप 70 से ज़्यादा नंबर ले पाते हैं। और 80 मार्क्स मेरी पूरी डिवीज़न के अंदर, और अभी जो पीरा डिपार्टमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स थी उसके अंदर मैक्सिमम जो किसी कैंडिडेट को नंबर मिले हैं वो 80 नंबर हैं। तो मैंने कैसे पूरे मध्य पंजाब के अंदर जो जॉब्स आई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उसके अंदर 80 मार्क्स लिए। मैं आप तमाम लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि मेरी अभी एज जो है वो 26 ईयर है। 26 साल की ज़िंदगी के अंदर मैंने कैसे 2 गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक की, उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब के ऊपर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर है, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हासिल हुई और उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन और अल्लाह ताला की ज़ात का कितना बड़ा करम रहा है। तो सबसे पहले जी, सन 2026 के अंदर 1 जून को रिज़ल्ट अनाउंस होता है पीरा डिपार्टमेंट का, और उसके अंदर जनाब मेरी दूसरी जॉब हो जाती है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। और 3 दिन के बाद, जैसे कि आपको पता है, डीएमसी आई थी पीपीएससी की, तो उसके अंदर जब मैं देखता हूँ तो मेरे इंटरव्यू के अंदर 80 मार्क्स थे। अब इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए और उसके आंसर मैंने किस तरह से दिए, तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मैं अपने दोनों इंटरव्यू, जो मेरे पीपीएससी का जो मैंने सन 2024 के अंदर इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए और मैंने आंसर किस तरह के किए, और उसके बाद अभी सन 2026 का जो मेरा इंटरव्यू था उसके अंदर जनाब जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने उनके आंसर कैसे किए, मैं आप लोगों को तमाम सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगा। और आने वाले दौर के अंदर जब कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर का बच्चा इंटरव्यू दे रहा होगा तो उसके लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरी जो पहली जॉब है ना गवर्नमेंट की, उसकी जॉइनिंग डेट है 25 नवंबर सन 2024, और दूसरी जो मेरी जॉब हुई है वो हुई है जनाब 1 जून सन 2026 को। अब ये जो मेरी 2 जॉब है सन 2024 और 26 वाली जनाब, ये तो हुई हैं। अब ये जो कहानी है ना इंटरव्यू के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स लेने की, इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंट रहने की, तो इससे ये कहानी थोड़ी सी पहले स्टार्ट होती है जनाब। ये सन 2026 और 24 की कहानी नहीं है एक्चुअल में। अब वो कैसे, सन 2000 मैं 17 और 18 में एफएससी कर रहा था। एफएससी के अंदर जो बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले, मैं उन बच्चों में से था। ये कहानी जनाब शुरू होती है सन 2018 के अंदर। सन 2018 मेरे लिए यूनिक क्यों है, सन 2018 के अंदर जनाब मैं दीपालपुर के अंदर ट्यूशन पढ़ रहा था मैम अनिला से। मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी, उनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था। उनके हम घर जाते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त, और हम उनसे केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ते थे। एंड रिमार्केबल टीचर थी, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत अता फरमाए, और वो बहुत ही काइंड और बहुत ही अच्छी टीचर्स हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि ट्यूशन सेंटर जो होते हैं ना वो तो बच्चों का इंतज़ार करते हैं, बच्चे आए हम उनसे पैसे लें, ट्यूशन दें और सारा कुछ। मैम अनिला के पास जब हम जाते थे ट्यूशन के लिए, हम गए थे, उन्होंने जनाब हमारा टेस्ट लिया था पहले कि तुम लोग इस काबिल हो भी कि नहीं कि मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाऊँ, या फिर क्या मैं अपना टाइम ज़ाया तो नहीं करूँगी तुम लोगों के ऊपर। क्योंकि उनका वो सारा सेटअप था एक उनका बैठक के अंदर जो उनके घर की थी। तो कहते थे अगर मतलब ये ना हो कि मैं नॉन सीरियस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाऊँ और जो सीरियस बच्चे हैं वो रह जाएँ। तो हमने मैम को टेस्ट दिया, मैम ने कहा जी ठीक है आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि हम पढ़ने वाले थे। तो मैम ने अपनी तसल्ली की हमसे। तो सन 2018 के जब मैं मैम से ट्यूशन पढ़ रहा था ना, तो तब ही मैम ने मुझे एक दिन कहा कि यूनुस तुम्हारा मतलब आगे तुमने क्या बनना है। तो हम जो गांव के बच्चे होते हैं, हमें तो कुछ आइडिया नहीं होता। हमने कहा जी मैम बीएस आगे करेंगे, उसके बाद मतलब जॉब्स आएंगी, जॉब्स की तैयारी करेंगे, या फिर टीचर बन जाएंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के अंदर आप टीचर्स को बड़ा एडमायर कर रहे होते हैं जब टीचिंग करेंगे। और मैं तब भी टीचिंग कर रहा था, तो आप मतलब क्लियर आपको नहीं होता। मेरी हाइट तब भी अच्छी भली थी, मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगा अगर मुझे कोई इंटरव्यू की मिल गई तो मैम ने मुझे कहा कि यूनुस तुम्हारी हाइट भी माशाल्लाह अच्छी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ऑफिसर्स वाली है, तुम आर्मी में अप्लाई क्यों नहीं करते। मैंने कहा आर्मी में इंटरमीडिएट में मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अभी तुम 12वीं के पेपर दोगे, उसके बाद आर्मी के अंदर कमीशन पे सीटें आती हैं 2nd लेफ्टिनेंट की, तो वो बहुत अच्छी सीट है इंटरमीडिएट के ऊपर। जब मुझे पता नहीं था कि ये भी कोई सीट होती है कि तुम पढ़ने वाले भी हो, तुम्हारे मतलब हाइट भी है और पर्सनैलिटी भी है, तो तुम अप्लाई करो, अल्लाह करेगा, अल्लाह ने करम किया तो तुम्हारा हो जाएगा। मैं वॉज टू काइंड,
वो हम सबको बड़ा अच्छा गाइड करती थी, हमें हमारी कैरियर काउंसलिंग भी करती थी। तो जनाब मुझे तब पता चला कि आर्मी में भी कुछ सीटें आती हैं, आर्मी में भी अप्लाई किया जाता है। मैं जनाब रहने वाला हूँ एक बॉर्डर एरिया का। मेरे घर से राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया का बॉर्डर जनाब है जस्ट 1.5 या 2 किलोमीटर दूर, सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर दूर। यहाँ पे इंटरनेट अभी पिछले 2 साल से आया है, और वो भी थ्रू केबल। ये जो केबल वाईफाई नेट होता है ना, ये जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, ये सारे मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ आप लोगों को जूम के थ्रू, वो सारी वाईफाई थ्रू होती हैं। जो सिंपल सिम का है ना जनाब, नेट डाटा वो नहीं चलता यहाँ पर। और क्योंकि बॉर्डर एरिया, आर्मी के कंसर्न्स हैं कि जी सर्विस नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मतलब डाटा ट्रांसफ़र और सारी वो फ़ोन कॉलिंग वगैरह, स्मगलिंग, ये एरिया बड़ा सेफ़ है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि अभी ये जो हमारा जंग हुई है सन 2025 में इंडिया के साथ, उसमें भी ये बॉर्डर बड़ा सेफ़ था, कोई इतना मसला नहीं था। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे सर्विस का इशू है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर थोड़ी सी आंधी तूफान आ जाए तो 3 दिन लाइट अभी भी नहीं आती, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। तो मैं जनाब अपना जो मैट्रिक का स्कूल करने के लिए 3-3 किलोमीटर पैदल जाता रहा, 3 किलोमीटर जाता था, 3 किलोमीटर पैदल आता था। और जब छठी क्लास में था, हम 24 लड़के जाते थे स्कूल में। जब मैं 9th में पहुंचा, मैं अकेला रह गया था, बाकी जनाब सारे मोस्टली छोड़ गए थे। 2-3 बच्चे ऐसे थे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे फाइनेंशली, तो उन्होंने जाके शहर में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैं 9th-10th में अकेला जाता रहा स्कूल। तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि जॉब्स भी आती हैं, और वैसे भी यूनिवर्सिटी तक हमें स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि जी जॉब्स भी आनी है, अप्लाई भी करना है। तो मैं इस चीज़ से बड़ा लकी रहा था कि मुझे सन 2018 में ही मैम ने बताया कि जॉब जाती है, तुम इसमें अप्लाई करो। सन 2018 में जनाब मेरा इंटरमीडिएट हो गया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो BS फिजिक्स में मैंने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी साहिवाल के अंदर। और जैसे मैंने साहिवाल में एडमिशन लिया जनाब, मेरा BS फिजिक्स स्टार्ट हो गया। तो जनाब ऐसा हुआ कि सन 2021 के अंदर मुझे चीज़ें मेरे वो माइंड में जो थी कि मुझे अप्लाई करना है आर्मी में, तो सारा कुछ सन 2021 के अंदर मैंने अप्लाई किया सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। अब सेकंड लेफ्टिनेंट की मैं अप्लाई करता हूँ जनाब, मेरा टेस्ट इनिशियल पास हो जाता है। पहला कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, लाहौर के अंदर होता है। फिर जनाब आपका वहीं इनिशियल इंटरव्यू भी होता है, और 3 लोग लेते हैं उसमें। आई थिंक सो ब्रिगेडियर रैंक का भी बंदे होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट होता है, और एक तीसरा बंदा। 3 एक्सपर्ट लेवल के आर्मी के जनाब, आर्मी के इंटरव्यूज बड़े अच्छे होते हैं। 3 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, और लिटरली आप बाहर बैठ के आपको फील हो रहा था कि आप जैसे कुछ CSS-PMS का इंटरव्यू दे रहे हैं। फुल डिसिप्लिन आर्मी वाला, चीज़ें जनाब सारी सीक्वेंस से चल रही हैं, बेहतरीन, आपका नंबर बुलाया जा रहा है, आप आ रहे हैं, कोई इधर उधर की चीज़ नहीं हो रही, मतलब फुल प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जनाब इंटरव्यू हुआ मेरा, मैं जनाब इनिशियल इंटरव्यू पास कर गया। तो हालांकि वो मेरा पहला इंटरव्यू था सन 2021 के अंदर जो किसी भी जॉब के लिए था। तो जनाब मैं इनिशियल इंटरव्यू पास किया, फिर जनाब ISSB के लिए आ गया फॉर्म, मैं जनाब ISSB देने चला गया। अब हम थे गांव के बंदे जिन्हें कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आपको एक और चीज़ कंटेक्स्ट समझा दूँ, सन 2022 के अंदर मेरी डिग्री होती है कंप्लीट। सन 2022 तक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, सन 2022 तक मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। मुझे वो कहता ना कि मैंने लेट्स में खुद लिखा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जुमला है, तो मुझे वो कहता कि जनाब ये नहीं है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से मेरी 1 से लेके इंटर तक और ओवरऑल सारी जो क्वालिफिकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से रही है। तो वहाँ पे टेंसेस सिखाए नहीं जाते इतने अच्छे, तो मतलब इंग्लिश के लिहाज से इतना हम कमज़ोर थे कि हमें एग्जैक्ट टेंसेस का भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे आर्मी की जो लैंग्वेज ऑफिशियल वो इंग्लिश है, लेकिन उसके बावजूद मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी, मैंने काफ़ी अच्छे चीज़ों को तैयार किया हुआ था, मतलब वो जो सेंटेंस कंप्लीट करने हैं सारा कुछ। अब मैं चला जाता हूँ जनाब आर्मी के अंदर अपना SSB देने, वहाँ पे आप 5 दिन रुकते हैं, तो एटलीस्ट 2 इंटरव्यू आपके वहाँ हो जाते हैं। एक GTO लेता है, एक डिप्टी प्रेसिडेंट लेता है, और एक इंटरव्यू आपका पहले हो चुका है। मतलब एक ISSB के अंदर आपके 3 इंटरव्यू होते हैं 101। तो 3 इंटरव्यू मेरे वो हो गया लेट्स सपोज। अब एक इंटरव्यू जनाब मैंने मतलब एक दफ़ा सन 2023 के अंदर मैं जनाब के 147 PM लॉन्ग कोर्स के अंदर अप्लाई किया था। फिर 148 के अंदर उसी साल में 2 दफ़ा चला गया, मतलब 147 में भी चला गया, 148 में भी चला गया। अब मैंने 3 इंटरव्यू दे लिए 147 में, 3 दे लिए 148 में। उसके बाद जनाब सन 2023 के अंदर मैं जनाब जाता हूँ फिर शॉर्ट कोर्स देने के लिए आया आर्मी के अंदर। तो इस तरह से टोटल मेरे 9 इंटरव्यूज़ ये हो चुके हैं। एक बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूँ कि मेरे इंटरव्यू का मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से मिला, या मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था कि जनाब मुझे मसला नहीं इंटरव्यू के अंदर। तो ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं तो खुद ही की है ना, मैंने खुद अप्लाई किया, खुद रनिंग पास की, वहाँ पे जाके टेस्ट पास किया। इनिशियल टेस्ट पास करना, उसमें आपका इंग्लिश होता है, GK होता है,
और उसके अंदर मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं। उसके अंदर आपका जनाब इंटेलेक्चुअल टेस्ट होते हैं जिसमें वैट होता है, सैट होता है, नंबर ऑफ़ टेस्ट होते हैं। उसके अंदर जनाब जो है क्या है कि इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो वो जनाब सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो वो टेस्ट पास करके कहीं ना कहीं मैं जनाब इनिशियल इंटरव्यू पास कर रहा था, फिर फाइनल इंटरव्यू में जा रहा था। तो वहाँ पर मतलब 100-120 बच्चों का बैच आता था। सारे लोग मुझे कहते थे कि यूनुस तुम्हारा हो जाएगा। वो कहते थे अगर हमारा नहीं भी हुआ ना तो तुम्हारा लाजमी इंटरव्यू पास हो जाएगा और तुम्हारी जॉब हो जाएगी। लेकिन हम लोग हैं सिविलियन, लेट्स सपोज हमारा जो परफॉर्मा होता है ना, हम वहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज हमारे जो फादर, मेरे वाला साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने पढ़ा हुआ है, 8 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, वालदा एक हाउस वाइफ हैं। तो वो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो मेरी फैमिली से जो पढ़ा है, जिसने मास्टर्स किया है और जो आगे आया है। तो हमारा वो जो मतलब एक होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जो मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हैं। तो एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर ब्रिगेडियर के बच्चे भी हैं, वहाँ पे कमांडेंट के बच्चे भी हैं, वहाँ पे कर्नल के बच्चे भी आए हुए हैं हमारे साथ, वहाँ पे बीकन हाउस के पढ़े हुए बच्चे भी आए हुए हैं जिनकी नर्सरी से या पहले दिन से जनाब इतनी इंग्लिश अच्छी है, वो बोलने में अच्छे हैं, वो सुनने में अच्छे हैं, तो सारी चीज़ें। लेकिन मैं इतना फिर भी कम्पीट करता था कि वो बच्चे कह रहे थे कि यार तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन एट द एंड हमारा ही नहीं होता था। तो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 3 एसएस भी मैंने दिए जनाब, उसके अंदर मेरे 9 इंटरव्यू मैंने दिए, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस रहा उसका। अच्छा ये जनाब मैंने निकाल के रखे हुए थे। आज मैं वैसे काफ़ी दिन से वीडियो बनाने का सोच रहा था। तो ये जनाब मैं 19 जनवरी सन 2021 में गया था 1:47 PM लॉन्ग कोर्स के अंदर, फिर 2 अगस्त सन 2021 के अंदर, और उसके बाद जनाब सन 2023 दिसंबर के अंदर मैं गया था। तो जो तीसरा मैंने दिया था वो मैं इंजॉय करने गया था। तीसरा जो शॉर्ट कोर्स था, तब मैं लाहौर में रह रहा था और मुझे ये था जनाब कि चलो यार ना मतलब 5 दिन का एक टूर हो जाएगा। गुजरांवाला सेंटर मेरा बना था, टेस्ट देता था, पास हो गया जनाब, उधर गए और जाके 5 दिन, क्योंकि वहाँ पे आपका जाते फ़ोन वो ले लेते हैं और 5 दिन आपने विदाउट फ़ोन वहाँ पे दोस्त यारियाँ बनती हैं, मतलब आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, एक नया इंटरेक्शन होता है, बड़े मज़े के दिन होते हैं। तो जनाब मैंने कहा चलो यार ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ है, लेट्स सपोज तैयारी शरी कर रहे हैं, चलिए 5 दिन जाके हैंग ओवर करके आते हैं। और मैं तीसरी दफ़ा सोच के नहीं गया था कि मुझे मतलब सिलेक्शन वगैरह, क्योंकि मुझे तब तक ये क्लियर हो चुका था कि मुझे आर्मी में नहीं जाना, मुझे सिविल डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, मुझे आर्मी में तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब आई एम अ लिटिल बिट सोशल पर्सन, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि लेट्स सपोज सोसाइटी से अलग आप जाके जनाब कहीं पे काम कर रहे हैं, आपका लोगों से इंटरेक्शन नहीं है। तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं सोशल हूँ। तो इसलिए मुझे ये था कि मुझे तब तक आइडिया चुका था कि मुझे आर्मी में नहीं जाना। लेकिन ये 5 दिन का एक हैंगओवर है, वहाँ पर जनाब फ्री खाना है, हर चीज़ है, फ्री रूम मिलता है, आप 5 दिन रहते हैं, सारा कुछ करते हैं, और एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल सारा वो बड़ा मज़े का होता है। और पहले 2 दफ़ा जब मैं एसएसबी देने गया हूँ तो मुझे वहाँ पर होती है रोप क्लाइंबिंग। आप में से अगर किसी ने एसएसबी दिया है तो रोप क्लाइंबिंग मुझसे नहीं हो पा रही थी पहले 2 दफ़ा। जनाब मैं तीसरी दफ़ा गया इसीलिए हूँ, एक तो मैं 5 दिन हैंगओवर करूँगा, साथ में मैं जनाब रोप क्लाइंबिंग करनी है, और मैं तीसरी दफ़ा रोप क्लाइंबिंग करके आया। रोप क्लाइंबिंग वो मतलब डिफरेंट हार्डल्स होती हैं, टास्क मिलते हैं आपको, उसके अंदर 9 होते हैं और आपने रोप क्लाइंब भी करनी होती है, आप उसको चढ़ के क्रॉस करते हैं। मैं रोप क्लाइंबिंग करने तीसरी दफ़ा गया, और उसके साथ साथ बाकी भी जो टास्क वगैरह थे, बड़ा ही मज़े के दिन होते हैं। अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया तो आप ज़रूर करें, अगर आप इंटरमीडिएट के बच्चे हैं तो, और आपको वो ज़रूर देना चाहिए, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब जनाब क्या होता है, एसएसबी हो गए, मैं जनाब सन 2022 दिसंबर में चला जाता हूँ लाहौर। जनाब हमारी सन 2022 में डिग्री ख़त्म होती है और दिसंबर में मैं और मेरा दोस्त हुसैन चले जाते हैं लाहौर तैयारी करने के लिए CSS के लिए। हम जनाब वहाँ पे रुके हैं आई थिंक सो साल सवा साल जनाब रुके हैं। हम दोनों ये सोच के गए थे कि आज जा रहे हैं, जाएंगे, साल में CSS होगा, हम आएंगे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। तब हमें पैस का भी नहीं पता कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप होता है, हम वहाँ उसमें लाई करेंगे नहीं, हम जाएंगे CSS देंगे, AC बनेंगे, गाड़ी लेंगे वापस, दैट्स फेयर इनफ, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ गए, पता चला कि CSS के अंदर 12 सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं, वो पता तो था पहले ही, लेकिन किस लेवल तक तैयार करने हैं, किस हद तक जाना है आपने, तो वो चीज़ें नहीं थी। फिर हमने दिन रात एक किया, हमने ये नहीं किया, एक्सक्यूज़ नहीं दी। फिर मैं और मेरा दोस्त सुबह 8 बजे लाइन में लगते थे जनाब लाइब्रेरी जाने के लिए, और जनाब रात 8 तक हम पढ़ते थे। हमने जनाब वहाँ पर 1 साल खूब पढ़ा, हमने काफ़ी सब्जेक्ट तैयार कर लिए अपने, कह लें CSS के 6 से 8 सब्जेक्ट हमने तैयार कर लिए, कुछ कंपलसरी, कुछ ऑप्शनल तैयार कर लिए।
फिर जनाब सीटें आती हैं कनाल पटवारी की, इरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। मुझे जनाब पता चलता है कि इरीगेशन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें निकाली हैं, सीटें बड़ी अच्छी हैं। और मेरे फादर साहब क्योंकि फार्मर हैं, मैंने उनसे पूछा, मुझे उससे पहले आइडिया ही नहीं था कि कोई पटवारी की जॉब भी होती है। लिटरली मुझे नो आइडिया, कोई माली पटवारी, नहरी पटवारी, मुझे आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द पटवारी जॉब। मुझे पता चला तो मैंने वाला साहब से पूछा, वाला साहब ने कहा जॉब अच्छी है, रिलैक्स है, तुम इसका पढ़ सकोगे, पढ़ा सकोगे। तब मैं यूट्यूब सन 2023 के अंदर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी थी, लाहौर के अंदर ही। मैं सुबह 8 से रात 8 तक लाइब्रेरी में पढ़ता था, रात को आके जनाब मैं अपनी वीडियोस बनाता था, एडिट करता था और अपलोड कर देता था। और संडे को स्पेशली मैं 6-7 वीडियो बना लेता था, जिसमें इंग्लिश के लेक्चर्स थे, मल्टीपल अदर अपडेट्स थी, और उनको मैं एडिट कर लेता था और उनको अपलोड करके शेड्यूल कर देता था। संडे को कपड़े धोता था, साथ में यूट्यूब की वीडियोज़ बना लेता था। तो जनाब ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मुझे पता चला जनाब के कनाल पटवारी की जॉब आ गई है। और तब ज़ाहिर सी बात, जब आप लाहौर में रह रहे होते हैं तो एक फाइनेंशियली आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। और क्योंकि हम कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो वो भी टेंशन होती है कि चले जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो जनाब मैंने क्या किया, मैंने 15 दिन के लिए, जब टेस्ट में 15 दिन रह गया कनाल पटवारी के, मैंने शीशे की किताबें उठा के साइड पर रखी। 15 दिन के लिए वो जो PPSC का सिलेबस था वो निकाला। अब तक जब मैंने वो किताबें साइड पर रखी हैं शीशे की, अब तक मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो चुकी है कि मुझे इंग्लिश का एक एक चीज़ का पता है। लेट्स सपोज जितनी मेरे लिए काफ़ी होनी चाहिए किसी भी पेपर को पास करने के लिए, मुझे टेंसेस आ चुके थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ईच एंड एवरीथिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लासेस, फ्रेजेस, क्योंकि सीएसएस के अंदर मैं तब तक 8 से 10 ऐसे लिख चुका था। उसके बाद जनाब इंग्लिश बोलनी, इंग्लिश पढ़नी, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, 6-6 आर्टिकल। पहला आर्टिकल मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने तकरीबन 2.5 घंटे में हमसे पूरा नहीं पढ़ा गया एक आर्टिकल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब मैं लेट्स सपोज, तब जब मैं ये जॉब्स आई कनाल पटवारी की, मैं एक घंटे के अंदर जनाब 8-10 आर्टिकल पढ़ के और पूरा न्यूज़पेपर 1 घंटे में, सवा घंटे में पढ़ लेते थे। मतलब जितना पढ़ना जरूरी होता है सीएसएस के अंदर, हम उतना घंटा समय पढ़ के न्यूज़पेपर अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर देते कि ये लें जनाब, हमारे से पेपर फ्री है। तो ये सारी चीज़ें जनाब चल रही थी। तो इंग्लिश अच्छी हो चुकी है, मैथ तो मेरी पहले अच्छी थी क्योंकि मैंने BS फिजिक्स किया है, मेरा साइंस बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा था, मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारी चीज़ें आती थी। कंप्यूटर मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था, तो मैंने उन 15 दिन के अंदर कंप्यूटर बहुत अच्छा किया, GK बहुत अच्छा किया, पास पेपर्स पढ़े। तो जनाब 15 दिन के अंदर मेरा टेस्ट पास हुआ और मेरी टाइपिंग थी 0। लिटरली मैंने टेस्ट पास कर, मुझे टेस्ट के अंदर वाइब आ गई कि मेरा टेस्ट पास हो चुका है, अब मुझे तैयारी करनी है टाइपिंग की। अब जनाब मैं जब वापस आया, उन्हीं दिनों में जनाब PPSC का जो चेयरपर्सन थे वो हो गया रिटायर्ड। और जनाब वो ऐसी चीज़ लटकी कि वो 6 से 8 महीने लग गए जनाब कि वो PPSC का चेयरमैन आते आते और सारी चीज़ें दोबारा बहाल होते। फिर क्या होता है जनाब, मैंने टाइपिंग स्टार्ट की 0 से, और लिटरली मेरी टाइपिंग जनाब पहुंची 56 तक। ये दरम्यान में 6-7 महीने हैं, मैं डेली टाइपिंग कर रहा था। सुबह लाइब्रेरी जा रहा था, वापस आ रहा था जनाब, और रात को 10-15 मिनट, आधा घंटा लगा रहा था, और मैंने टाइपिंग नहीं रोकी। मेरे इर्द गिर्द लोग कहते हैं तुम पटवारी लगोगे, लेट्स सपोज तुम CSS कर रहे हो, CSS कहाँ, पटवारी कहाँ, यार तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कहता था यार मुझे पहली बात है जॉब सिक्योर करनी, मैं अपना कंडीशन बता रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर ये लाजमी नहीं है। मुझे ये था कि मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी है, मुझे लाहौर से निकलना है अभी, मुझे यहाँ पर वो एक फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर नहीं रहना। एक मुझे रिलैक्स जॉब मिल रही है गवर्नमेंट की, जो रिलैक्स है, जिसमें मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो मैं पढ़ लूँगा, अपना चीज़ें मैं घर रह के भी कर सकता हूँ। तो जनाब फिर क्या होता है कि वो टाइपिंग टेस्ट मैंने निकाली, 56 मेरी टाइपिंग स्पीड निकली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। और उसके साथ साथ नंबर 3 के ऊपर इंटरव्यू होता है जनाब सन 2024 के अंदर, और इंटरव्यू में मुझसे पूछे जाते हैं 39 क्वेश्चन। और जनाब अब यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है इंटरव्यू के अंदर ना। इंटरव्यू से पहले जब बाहर बैठे होते हैं बच्चे, बड़ा प्रेशर में होते हैं, एक दूसरे बात कर होते हैं, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, मैं वो नहीं कर सकता। क्यों? मैं तब तक यूट्यूब कर चुका था, मेरा पहला जो पेड कोर्स था ना, पेड कोर्स, वो तब आ चुका था। मैं कनाल पटवारी जब मेरा इंटरव्यू था, तब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100+ स्टूडेंट्स थे जो मुझसे पेड फीस दे के मुझसे तैयारी कर रहे थे। पूरे पंजाब के अंदर अगर आज भी आप किसी से पूछें जो कनाल पटवारी लगे हुए हैं, तो आपको बताएंगे कि हमने सर यूनुस की वीडियोस देखी होंगी। कनाल पटवारी के ऊपर जब मुझे कख नहीं पता, मैंने जनाब तब भी इतनी रिसर्च की, आर्टिकल्स पढ़े, इरीगेशन की हिस्ट्री निकाली, सारी चीज़ें करके जनाब मैंने वीडियोस फ्री में बनाई। और उसके बाद मैंने जो नोट्स है ना, वीडियोस फ्री बनाता था, जो नोट्स है उनकी मैंने फीस मेरा ख्याल है 1000 रुपये रखी थी, 500 रखी थी इस तरह, बहुत, क्योंकि मेरे वो पहली दफ़ा मेरे लिए था। तो जनाब वहाँ पर जब मैं टाइपिंग देने गया, मेरे सारे स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं। जब इंटरव्यू देने गया, मेरे सारे स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं,
जनाब सर आप यहाँ कैसे, सर आप इंटरव्यू देने लाइक दैट। तो मेरे लिए वो बड़ा ही अच्छा, अंदर से मैं बड़ा खुश होता था यार, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अच्छा है वाकई, जिसको देख के लगता है कि यार क्या बात है। तो वो जनाब सारी चीज़ें चल रही, लेकिन अब आप बाकी बच्चों की तरह प्रेशराइज नहीं हो सकते, बच्चों की तरह आप नर्वस फील नहीं कर सकते। आपको ना चाहते हुए भी कॉन्फिडेंट नज़र आना है, ना चाहते हुए भी आपको खुश नज़र आना है, आपको ना चाहते हुए भी दिखाना है कि यार ये इंटरव्यू कोई चीज़ नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहो। और मैं अपने इंटरव्यू, जब मुझे अंदर से है कि मैंने इंटरव्यू पास करना है, मुझे जॉब चाहिए, मैं बाकी बच्चों को दिलासे दे रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं, बेटा आपने ऐसे करना है। मेरी खुद की उम्र तब 24 साल है, मुझसे बड़े बड़े बैठे, मैं उनको बता रहा हूँ कि बच्चों आपने ऐसे करना है, आपने इंटरव्यू के जो इंट्रोडक्शन अच्छा करना है, आपने जनाब अपना क्वेश्चन तहम्मुल से देना है, अगर कोई आंसर नहीं आता सॉरी अच्छे से करनी है, तुक्के नहीं मारने। तो जब अपना अंदर से मुझे अपनी चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं तब भी बच्चों को वहाँ पे गाइड कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट तब कनाल पटवारी इतने ज़्यादा तादाद में लगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में मर्जी रहते हैं, जो फ्रेशली कैंडिडेट्स जो कनाल पटवारी लगे हुए हैं सन 2024 के अंदर लगे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सर यूनुस को लाजमी जानते होंगे, मतलब मुझे लाजमी जानते होंगे, क्योंकि इरीगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कोई पहले वीडियो नहीं थी, सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी हैं। और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट लगे और एक बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा। उसके बाद जनाब टू कट स्टोरी लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है जनाब, अब आया सन और मैं 24 में जनाब ज्वाइन कर लेता हूँ कनाल पटवारी की जॉब को, साथ में यूट्यूब चल रहा है, साथ में तैयारी चल रही है, और जनाब साथ में करते करते, क्योंकि नई जॉब है, आपको जॉब का काम सीखना है सारा कुछ, मैं यहाँ पे घर शिफ्ट हो गया, ये मैंने ऑफिस वगैरह अपना बनाया, ये मेरा भी जब मैं वीडियो बना रही है मेरा कनाल पटवारी का ऑफिस भी है, और मैं यहाँ पे वीडियो भी बनाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। और उसके बाद जनाब क्या होता है कि फिर आ जाती है ना पीरा की सीटें, मैं पीरा को पढ़ाना शुरू कर दिया। पीरा के ऊपर सबसे पहली वीडियो मेरी है, पीरा डिपार्टमेंट के ऊपर जो सबसे पहली वीडियो है वो जनाब लिटरली मेरी, उसके ऊपर 38,000 प्लस व्यूज़ भी हैं पीरा के ऊपर। और पीरा के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैंने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक 80 प्लस स्टूडेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लग चुके हैं। और कनाल पटवारी का जो मेरा इंटरव्यू था ना जनाब, उसकी ये मेरे पास स्लिप भी पड़ी है, अभी मैं डॉक्यूमेंट जब देख रहा था ना ये वीडियो के लिए सारा कुछ, तो मेरा जनाब इंटरव्यू हुआ था 10 तारीख थी, 9वां महीना था, 2024 था, ट्यूसडे था, लाहौर में जो पीपीएससी का मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे हुआ था जनाब। तो वहाँ पर जनाब 39 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, 3 पैनल के मेंबर थे, ये जनाब चेयरपर्सन थे। और क्या होता है मेरा इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जाता है, मैं एक क्वेश्चन के ऊपर भी सॉरी नहीं कहता। 3 मेंबर थे, एक चेयरपर्सन था, एक इरीगेशन से बंदा था, और एक मैडम थी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ रही थी। 39 क्वेश्चन पूछे गए, मैंने एक में भी सॉरी नहीं कहा, और मैंने बड़े अच्छे डिटेल में आंसर्स किए, क्योंकि मेरे पास पिछले 9 इंटरव्यू का जो आईएसएसबी के इंटरव्यूज थे उसका एक्सपीरियंस था। मुझे इंटरव्यू के अंदर नर्वसनेस नहीं थी, सैडनेस नहीं थी, डिप्रेशन या प्रेशर नहीं था। मुझे ये था कि जब मैं इंटरव्यू के बाहर बैठा हूँ तब हो सकता है कि फील हो इंटरव्यू देना है, जब इंटरव्यू में जाके चेयर पर बैठता हूँ तब आई एम अ सुपर कूल पर्सन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चेयरपर्सन बैठा है, पीपीएससी का इंटरव्यू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पिछले 9 इंटरव्यूज दे चुका हूँ, आर्मी के इंटरव्यू दे चुका हूँ, और उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। और तब मैं स्टूडेंट के खुद इंटरव्यूज मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ और बाकी मल्टीपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जब तैयारी अच्छी होती है तो आपको वो कॉन्फिडेंट मिलता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आता ही आपकी तैयारी से। लेट्स सपोज अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है ना कि आप कोई नहर मतलब तैर के गुजर जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा जब आपको तैराकी आती होगी। अगर आपको तैराकी नहीं आती तो आप कभी भी नहर में नहीं छलांग लगाएंगे। तो वैसे ही बात है, मुझे कॉन्फिडेंस था, तो ये जनाब मेरा इंटरव्यू पास हो जाता है। उसके बाद जब जनाब मैं आज ये सारे डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था ना, तो मुझे ये आज मिला है मेरा अपना ज्वाइनिंग ऑफर लेटर कनाल पटवारी का, मोहम्मद यूनुस सन ऑफ नूर माही। तो ये मेरा जनाब ज्वाइनिंग ऑफर लेटर था मुझे जो रिसीव होता है, और 25 नवंबर सन 2024 को मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है एज अ कनाल पटवारी ऑन अ स्केल 11। उसके बाद जनाब मैंने 4 सेशन किए हैं जो पेड थे मेरे, जिसके अंदर मैंने जनाब एसडीओ पीरा के जो लॉ के बच्चों को तैयारी करवाई, लॉ के पेपर के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट पास हुए, 100+ स्टूडेंट जिन्होंने लॉ का पेपर पास किया, क्योंकि वो लॉ थे जो मेरे डेली रूटीन के काम है। जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट है, मैं डेली उसको यूज़ कर रहा हूँ, टेनेंसी एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके बाद जनाब प्राइस कंट्रोल एक्ट है, होर्डिंग एक्ट है। तो ये सारे कहीं ना कहीं मैंने एक्ट पढ़े हुए थे, काफ़ी बार मुझे उसका आइडिया था, और एज अ कनाल पटवारी मुझे वो सारी चीज़ें आती थी, तो मैंने बच्चों को पढ़ाए, और 100+ बच्चों ने जनाब रेवेन्यू लॉस पास किए।
टेस्ट पास किया एसजीओ के। फिर उसके बाद ईओ और आईओ के बच्चे लगे, फिर पीरा सार्जेंट के मैंने इंटरव्यू तैयारी करवाई। फिर दोबारा अभी जो फेज़ 2 आया पीरा के अंदर ईओ और आईओ की सीटों का, इसके अंदर मैंने बच्चों की तैयारी करवाई। उसके साथ साथ मैंने जनाब ज़िलेदार के इंटरव्यू की तैयारी करवाई बच्चों को, जूनियर क्लर्क की, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, सार्जेंट के रिटन टेस्ट की, फिर सार्जेंट के इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाई और नंबर फर्दर शीट्स की हमने तैयारी करवाई। और जनाब उसके साथ साथ अब आ जाती है कहानी सन 2026 के अंदर। सन 2026 के अंदर जनाब मैं क्या करता हूँ, हम जब सीटें दोबारा फेज़ 2 के अंदर आती है, इसमें मैंने खुद भी अप्लाई कर दिया और बच्चों ने भी अप्लाई कर दिया। 150+ स्टूडेंट्स को मैंने तैयारी कराई रिटन टेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह 100+ स्टूडेंट जिन्होंने रिटन टेस्ट पास भी किया, मुख्तलिफ डिविजन्स के बच्चे थे। और उसके बाद जनाब क्या होता है कि इंटरव्यू के अंदर जब मैं जाता हूँ, मेरा इंटरव्यू हुआ मुल्तान में। अब जनाब हम आते हैं फाइनली जो हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो इंटरव्यू है उसके ऊपर। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर के इंटरव्यू के अंदर जनाब क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरा इंटरव्यू जो था वो था मुल्तान में, जो फाइनल इंटरव्यू था। जो साइकोलॉजिकल था वो तो लाहौर में था, लेकिन जो फाइनल था वो था मुल्तान में। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की कहानी मैं किसी दिन और वीडियो में सुनाऊंगा आपको। तो जनाब जो फाइनल इंटरव्यू था वो मुल्तान में था। वहाँ पर जनाब क्या होता है, वहाँ पर भी वो सेम कहानी जो कनाल पटवारी में हुई थी वो भी यहीं पर हुई कि वहाँ पर जनाब ऐसा होता है कि एक इंटरव्यू जो रूम्स हैं उनके बाहर एक रूम बना हुआ है जहाँ पे बच्चे वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू की बारी का। वहाँ पर स्टूडेंट ने अपने नोट्स लेके गए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो बच्चे पढ़ रहे हैं और लिटरली जनाब बच्चे मेरे बनाए हुए नोट्स पढ़ रहे हैं और वो मुझे बहुत बेहद खुशी मिल रही है अंदर से कि जी मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो मैंने पढ़ाया बच्चों को, वो बच्चे जनाब पढ़ रहे हैं और बच्चे अपना इंटरव्यू देने आए हुए हैं। और वहाँ पे लिटरली मेरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे तैयारी की हुई थी, जिन्होंने मुझे पैसे दिए हुए हैं, फ़ीस दी हुई है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अगर फीस मतलब सेशन ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे स्टूडेंट हैं। अब मैं वहाँ पर प्रेशराइज फील नहीं करवा सकता, मुझे वहाँ पर स्माइली फेस रखना है, चाहे अंदर से मैं प्रेशराइज जितना मर्जी हूँ। एट एंड आप खुद भी तो एक इंसान है ना, चाहे आप जितने मर्जी टीचर हैं, क्योंकि आपको जितनी मर्जी तैयारी है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि इंटरव्यू के आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब इतने सारे जब स्टूडेंट जान चुके हैं कि आप अपना टीचर वहाँ पर इंटरव्यू देने आए हुए, तो अब आपके ऊपर डबल प्रेशर है कि आप फेल नहीं कर सकते अपना इंटरव्यू। क्योंकि बच्चे कहेंगे कि सर को तो खुद अगर इंटरव्यू फेल हो गया तो सर को तो खुद कुछ नहीं आता, लेट्स सपोज जितने मर्जी आप काबिल है। वैलिडेशन जो आपको मिलती है वो सक्सेस से मिलती है कि जी सर आए थे, सर का इंटरव्यू खुद भी पास हुआ, सर हमें कैसे तैयारी करवा सकते हैं। और हमारे यूट्यूब के नीचे लेट्स सपोज वो कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये था कि मुझे इंटरव्यू पास करना है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जान चुके हैं। तो क्या कहते हैं ना कि जो कामयाबी होती है ना उसके 100 वारिस होते हैं, और जो होती है नाकामी वो लावारिस होती है। तो जनाब इसीलिए मुझे वो प्रेशर फील नहीं करवाना, लेकिन वो है ज़रूर डबल। पहले जो बच्चा बैठा है वहाँ पे उसको एक प्रेशर है कि मेरा इंटरव्यू, मुझे डबल प्रेशर है कि मेरा इंटरव्यू भी है और ये बच्चे सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे जान रहे हैं कि सर का भी इंटरव्यू। दैट इज़ वाई आई हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट माई इंटरव्यू। तो जनाब क्या होता है, मैं जनाब वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ उनके क्वेश्चन के आंसर। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या है, सर इसका आंसर क्या है, उनको मैं समझा रहा हूँ, उनको हौसला अफजाई कर रहा हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अंदर से खुशी है, लेकिन एक अनवांटेड प्रेशर भी बिल्ड हो गया। फिर जनाब क्या होता है, फाइनली जनाब मैं चला जाता हूँ इंटरव्यू रूम में। अब मैं उससे पहले आपको एक बताता हूँ ड्रेसिंग के वाले से कि मैंने दोनों दफ़ा अपना कनाल पटवारी के इंटरव्यू में भी और ईओ के इंटरव्यू में भी ये मैंने ड्रेसिंग की थी। आप देख सकते हैं ड्रेसिंग के वाले से मैंने जनाब कोई भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ड्रेसिंग के ऊपर अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको जनाब ज़रूर अच्छे वाली ड्रेसिंग करनी चाहिए। अभी ड्रेसिंग महंगी नहीं है। अब महंगी क्यों नहीं है, लेट्स सपोज मैंने ये शूज़ पहने हुए मैंने 9,000 रुपये के लिए थे अपने कनाल पटवारी के इंटरव्यू के टाइम सन 2024 में। 9,000 रुपये काफ़ी होता है एक स्टूडेंट के लिए, सिर्फ शूज़। फिर पेंट कोट लिया, मेरा 15-20 हज़ार रुपये का लिया था। अब जब भी मेरा कोई इंटरव्यू आता है मुझे टेंशन नहीं होती, मेरा पेंट कोट खड़ा होता है, मैं सेम इंटरव्यू पेंट कोट निकालता हूँ, सेम शूज़ निकालता हूँ, अपना इंटरव्यू दे आता हूँ, दैट्स इट। तो वो मेरे को पैसे ज़ाया नहीं गए। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। या अगर आप सूट भी पहन सकते हैं। मेरा दोस्त है इन्फोर्समेंट ऑफिसर हुसैन, उसने 3 इंटरव्यू अपने पास किए हैं विद वाइट सूट, विद वेस्ट कोट ब्लैक एंड शूज़ पहन के, जो मतलब कह लें कि ब्लैक शूज़ के साथ। तो आपको जो चीज़ कंफर्टेबल है वो आप जरूर पहने। उसके बाद आपकी तैयारी मैटर करती है कि आपकी कितनी तैयारी है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा काम करें। तो अभी जनाब इंटरव्यू रूम में मैं दाखिल होता हूँ। अब वहाँ पर जनाब पैनल के अंदर जो बैठे थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किए। सबसे पहले जनाब जाते ही मैंने मतलब दरवाज़ा खोला, जाके मैं जनाब चेयर के साथ खड़ा हो गया हूँ। और उसके बाद क्या होता है जनाब, उन्होंने मुझे कहा कि बैठ जाए। मैं बैठ गया हूँ मैंने तसल्ली के साथ, क्योंकि मेरा 10 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो चुका है। 9 जो मैंने दिए आर्मी के अंदर और 1 इंटरव्यू मैंने दिया जनाब कनाल पटवारी का। 10 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ जनाब। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जनाब मुझे चेयरपर्सन ने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस दफ़ा मेरे जो इंटरव्यू के चेयरपर्सन है वो ये मेंबर है, इनका ये नाम भी शो हो रहा है। तो जनाब
मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन करवाया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने कहा जनाब, माई नेम इज़ मोहम्मद यूनुस, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, आई डिड माई BS Physics फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर एंड आल्सो आई डिड 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा फ्राम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा इन 2018। मैंने 18 में किया था, वो मैं कभी और बताऊंगा कैसे किया। 16 और 17 में मैंने FSC की, मुझे लगा कि मेरे नंबर कम है, मैंने जनाब दोबारा इम्प्रूवमेंट की। 18 का मुझे 1 साल इम्प्रूवमेंट का था, तो जनाब उसके साथ साथ फिर मैंने ये डिप्लोमा भी कर लिया। उसके बाद जनाब मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन करवाया, बिसाइड्स माई करिकुलम एक्टिविटीज़ आई टुक एक्टिव पार्ट इन को करिकुलम एक्टिविटीज़, आई प्लेड क्रिकेट, बैडमिंटन इन स्कूल, कॉलेज एंड इन यूनिवर्सिटी एज वेल, एंड आई आल्सो टुक पार्टिसिपेटेड actively in speech, poetry and drama during my educational career, school, college and university. I was active member of Royal Welfare Society in which I donated blood after every 4 months and arranged finance for needy students in university to pay their fees and also other expenses. उसके बाद जी, I am serving as a canal patwari in irrigation department since November 2024. Under my area of jurisdiction, there is 25 villages and total 10,347 area of irrigated land. उसके बाद जनाब, एज अ कैनाल पटवारी, माई ड्यूटी टू असेस वाटर टैक्स एंड इम्पोज वाटर टैक्स टू इरीगेटेड लैंड, मेक वाटर शेड्यूल आल्सो कॉल्ड, जिसे हम वाराबंदी भी कहते हैं, एंड रिजॉल्व इशूज अमंग फार्मर्स related to water issues. My father is a farmer and also we have a cutlery business and small dairy at home. My hobby is to play cricket and badminton. This is all from my side. ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। अब मैं कैनाल पटवारी था, मैंने यहाँ पर एक बड़ा 3 लाइनें बोली उनको, सर मैं कैनाल पटवारी हूँ, मेरे अंडर 25 विलेज है, 10,347 एकड़ लैंड है और वहाँ पे मैं किसानों के दरमियान पानी का इशू होता है तो उनको रिजॉल्व करता हूँ, लोगों के दरमियान पानी के मसाइल को ख़त्म करता हूँ और उनकी वाराबंदी करता हूँ और उनके जो भी मसाइल होते हैं उनको ख़त्म करता हूँ। मैं ये शो करना चाह रहा था कि मैं अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर लग जाता हूँ, जो लोगों में डिस्प्यूट्स होंगे, जो लोगों को परेशानी होगी, तो मैं उनको रिजॉल्व करूँगा। तो ये मैं उनसे कनेक्ट करना चाह रहा था। उसके बाद जनाब क्या होता है, अब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। अब ये जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए इंट्रोडक्शन के बाद, उन्होंने मुझसे पूछा है जनाब चेयरपर्सन ने कि ज़मीन की पैमाइश के यूनिट बताएं। मैंने उनको बताया ब्लॉक। अब उनको जो चेयरपर्सन, उनको खुद को नहीं पता था कि ब्लॉक भी क्यों होता है, क्योंकि मैं तो पटवारी, मुझे पता था। उन्होंने कहा नहीं ब्लॉक नहीं और बताएं। मैंने कहा जी मुरब्बा। उन्होंने कहा हाँ ये मुरब्बा। जो ब्लॉक होता है ना, एक ब्लॉक के अंदर होते हैं 16 मुरब्बे, मुरब्बा में होती है 25 एकड़, एक मुरब्बे के अंदर होती है 25 एकड़ ज़मीन, और जो एक ब्लॉक होता है उसके अंदर होता है 16 मुरब्बे। तो उस चेयरपर्सन को ब्लॉक का आइडिया नहीं था, क्योंकि वो पटवारी नहीं था, उसको आइडिया नहीं था ज़मीनों का। तो जनाब मैंने उनको बताया। उसके बाद जनाब मुझसे जो तीसरा क्वेश्चन किया गया वो था कि एक मुरब्बे में कितने एकड़ होते हैं, मैंने वो बताए। फिर था जनाब चौथा क्वेश्चन, एक एकड़ में कितनी कनाल होती हैं। फिर पाँचवा था एक कनाल में कितने मरले होते हैं। छठा क्वेश्चन था एक मरले में कितने फीट होते हैं। और सातवां था एक मरले में कितनी सरसाइयाँ होती हैं। तो ये मेरा पटवारी के मेरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन थे मुझसे जो किए जाने थे, जो उन्होंने किए। उसके बाद जनाब आठवां क्वेश्चन था मुझसे जो उन्होंने किया कॉलोनाइजेशन एक्ट के बारे में। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो कॉलोनाइजेशन एक्ट है वो किस चीज़ के बारे में है। फिर जब नौवां जो क्वेश्चन किया वो था व्हाट इज़ प्रोसीजर ऑफ प्राइस कंट्रोल थ्रू पीरा। तो मतलब जो पीरा है वो प्राइस कंट्रोल करती है, उसका तरीक़ेकार क्या वो फॉलो करती है। तो वो सारा जनाब उनको बताया। उसके बाद जनाब 10वां क्वेश्चन था कि जो टोटल आइटम्स है ना जी प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर, वो कितनी आइटम्स है जिनका पीरा जो है या गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कंट्रोल करती है, प्राइस अंडर कंट्रोल रखती है, वो कितनी आइटम्स हैं वो मैंने बताई। उनके उन्होंने कुछ नाम भी पूछे, मैंने वो भी बताए। तो आपको नाम भी याद होने चाहिए। उसके जनाब जो 11वां क्वेश्चन था वो था जी कि जो होर्डिंग एक्ट है ना, होर्डिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट जो है, उसके अंदर कितने आइटम्स आते हैं, कितने आर्टिकल, कितनी चीज़ें हैं जिनकी होर्डिंग करना मन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो मैंने बताई कितनी आइटम्स हैं। मुझसे 11वां क्वेश्चन किया गया था कि जो पानी है ना, उन्होंने मुझसे पूछा जी वाटर जो है वो इंक्लूड नहीं है जो प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर, वो क्यों नहीं है। हालांकि जो मिनरल वाटर है ना वो ऐड है कि उसकी प्राइस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि वाटर जो है वो मतलब पाकिस्तान के अंदर है तो वो ऐड क्यों नहीं है। अब मैंने समझा कि सिंपल वाटर, मैंने उनको कहा सर सिंपल वाटर जो है वो तो वैसे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है पीने के लिए, तो पंजाब के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है उसको ऐड करना। मेरे मन में था कि मिनरल वाटर है, उन्होंने मिनरल वाटर का कंफर्म नहीं किया। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि सर, मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल वाटर है वो तो ऐड है लिस्ट के अंदर, सिंपल वाटर जो है वो ऐड नहीं क्योंकि वो हर घर में दस्तयाब है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है।
उन्होंने ये इसको आगे फिर मूव किया क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन जो मुझे किया वो था कि फुल एब्रीवेशन ऑफ पीरा एक्ट, जो पीरा एक्ट है 12वां क्वेश्चन था कि पीरा एक्ट क्या फुल एब्रीवेशन बताएं, मैंने वो बताई। 13वां क्वेश्चन था जनाब फुल नेम ऑफ पीरा रूल्स, जो पीरा रूल्स है ना उनका पूरा नाम बताएं, वो मैंने बताया। 14वां क्वेश्चन था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन बताएं कि इंक्रोचमेंट है क्या। 15वां था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होर्डिंग, होर्डिंग की डेफिनेशन क्या है वो बताएं, वो मैंने बताई। फिर जनाब था क्या इन्फोर्समेंट, 16वां क्वेश्चन था क्या। अब जो चेयरपर्सन थे उन्होंने जनाब जो रेफ़र कर दिया था पीरा डिपार्टमेंट के जो SDO थे हाजिर सर्विस सर शफीक डोगर उनकी तरफ कि जी सर आप क्वेश्चन पूछें। तो शफीक डोगर साहब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा जनाब क्या इन्फोर्समेंट ऑफिसर सर्च कर सकता है खुद। मैंने कहा सर जी कर सकता है। कहते आपको श्योर है कि कर सकता है। मैंने कहा जी आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट जाके खुद भी सर्च कर सकता है, उसकी पावर के अंदर और ड्यूटी के अंदर यही शामिल है कि वो सर्च कर सकता है। फिर 17वां क्वेश्चन था ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मैंने वो बताई। 18वां क्वेश्चन था अगर कोई बंदा लेट्स सपोज कोई ऐसी जगह ज़मीन के ऊपर कोई अपनी इंस्टॉलमेंट कर लेता है, कोई वहाँ पे चीज़ रख देता है, क्या वो इंक्रोचमेंट है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, या फिर अगर इंक्रोचमेंट होगी तो आप कैसे रिमूव करेंगे। तो वो मैंने बताया सारा का सारा कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि वो इंक्रोचमेंट है या नहीं, और फिर उसके बाद कैसे उसको रिमूव करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 था जी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इन पीरा, क्या आप पीरा के थ्रू एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। लेट्स सपोज कोई बंदे ने एप्लीकेशन देनी है पीरा डिपार्टमेंट को, तो वो कैसे एप्लीकेशन देगा, वो सारे के सारे मैंने प्रोसीजर बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो था 20 नंबर था हु इज़ द इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन, वो कौन है, मैंने बताया जी सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो SDO साहब होते हैं वो इंचार्ज हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 था इन पीरा विच ऑफिसर हैव द अथॉरिटी टू फाइन, कि पीरा के अंदर किस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है फाइन करने की, वो मैंने बताया EO के पास है, SDO के पास है, हेयरिंग ऑफिसर के पास है, बोर्ड के पास है, तो वो मैंने बताई। उसके बाद नंबर क्वेश्चन था 22 नंबर था टेल मी कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू मतलब स्टार्ट टू एंड, के अगर कोई इमूवेबल लेट्स सपोज कोई दुकान है घर है इमूवेबल क्रोचमेंट हो गई है उसको रिमूव करने का जीरो से लेके एंड तक प्रोसेस बताएं, शफीक डॉक्टर साहब ने बताया। और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन करके उन्होंने सीट जो है वो टेक लगा ली पीछे और मुझे कहा जी बताएं। मैंने इसके ऊपर 2.5-3 मिनट बोला, मैंने स्टार्ट शुरू किया कैसे वो लेट्स सपोज जाके इंस्पेक्शन करेगा EO या IO जाएगा, कैसे रिपोर्ट बनाएगा, किसको रिपोर्ट देगा, किसके थ्रू हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा। जब मैं गया ना हेयरिंग ऑफिसर के पास, हेयरिंग ऑफिसर फिर कैसे रिमूव करवाएगा, सारा कुछ मैंने जनाब स्टार्ट से शुरू किया और बिल्कुल एंड तक जनाब सारा जब गया तो उन्होंने कहा जी ठीक है। सारी डिटेल बताने के बाद उन्होंने मुझसे जो अगला क्वेश्चन पूछा जो 23 नंबर था, उन्होंने कहा जी आपकी जो हॉबी है वो क्रिकेट है, तो आप बताएं कि हमें जी आजकल पाकिस्तान किस टीम के खिलाफ खेल रही है। तो तब पाकिस्तान का और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हो रहा था और वो आई थिंक सो लास्ट डे था टेस्ट का जब मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा जी हाउ मच स्कोर इज़ नीडेड पाकिस्तान टू विन एंड हुज बैटिंग टूडे, मतलब शफीक साहब ने पूछा कि पाकिस्तान को कितने स्कोर चाहिए मैच जीतने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर था जी 24 और आज बैटिंग कौन कर रहा है। तो मैंने उनको बताया कि सर आज मतलब पाकिस्तान को 153 या इस तरह स्कोर मुझे एग्जैक्ट तब याद थे सर, इतने पाकिस्तान को स्कोर चाहिए जीतने के लिए और मोहम्मद रिजवान और साजिद खान जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, तो मैंने एक एज ऑप्टिमिस्टिक बताया कि सर पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। और जो लास्ट 26 नंबर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा वो मैंने उसको बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो उसकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी मायूसाना है, बड़ी मायूस है, मतलब आवाम है उनसे कि वो अच्छा खेल नहीं रहे, बार बार हार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी हो रही है कि जनाब जो है पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेल रही। तो मैंने उनको बताया कि सर पाकिस्तान की जो टीम है ना वो अच्छा इसलिए नहीं खेल रही कि जो मतलब टीम बनाने वाले कोचेज़ जो हैं या जो एक मैनेजमेंट है वो प्लेयर का जो टैलेंट है उनको सही से असेस नहीं कर पा रहे। जो मतलब टीम में मेंबर होने चाहिए, जो प्लेयर होने चाहिए वो नहीं है, और जिनको नहीं होना चाहिए उनको वो रख रहे हैं। तो मतलब उनसे जो टैलेंट है वो सही से असेस नहीं हो पा रहा, तो इसलिए पाकिस्तान की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोचेज़ को भी धो डाला है कि जी जो कोचेज़ हैं वो नायल हैं, मैनेजमेंट भी नायल है, और जो प्लेयर टीम में खेल रहे हैं वो भी नाकाम है या नलायक है। तो लेकिन मैंने डिप्लोमेटिक आंसर कैसे किया, मैंने कहा सर वो टैलेंट को सही तरह से असेस नहीं कर पा रहे। एक अच्छा सटल आंसर दिया ताकि मतलब किसी के ऊपर तनकीद भी ना करूं और अपना आंसर जो है वो भी उनको दे दूं। उसको जनाब शफीक साहब ने मुझे कहा और चेयरपर्सन ने कहा जी शुक्रिया बच्चे। तो मैंने उठाऊँ जनाब, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आया हूँ, दरवाज़ा खोला है एंड आई एम आउट फ्रॉम द इंटरव्यू रूम। और उसके बाद जनाब आई फील अ साई ऑफ रिलीफ कि जनाब इंटरव्यू हो चुका है। मेरा नंबर था 8वां इंटरव्यू का और फिर मेरा एक दोस्त है उसका नंबर था लास्ट 1। मुझे बाहर बैठ के सारा इंटरव्यू वेट करना पड़ा और मेरे जब स्टूडेंट इंटरव्यू दे के आ रहे थे मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और मुझसे इंटरेक्शन कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है बड़ा एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। मेरा जो इंटरव्यू था वो था जनाब 22 मई को, 27 मई को ईद थी, 22 मई को मेरा इंटरव्यू था मुल्तान में।
1 जून को जनाब रिज़ल्ट आता है और मेरा जनाब सिलेक्शन होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जनाब उसके 3 दिन बाद DMC आती है और मेरे इंटरव्यू में आते हैं नंबर 80। ये आपके स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहे होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैंने अपना इंटरव्यू में 80 नंबर लिए। अब इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें मेरे लिए थी ना इम्पोर्टेंट, वो ये थी कि मैं जो भी आंसर कर रहा था, जो मुझे वो क्वेश्चन कर रहे थे, मैं क्वेश्चन को पूरा सुन रहा था। उसके बाद पूरे पैनल को मैं एंगेज कर रहा था। अगर उस मेंबर ने मुझे क्वेश्चन किया है, मैं जनाब उसको भी एंगेज कर रहा हूँ, साथ वाले को भी एंगेज कर रहा हूँ, इसको भी एंगेज कर रहा हूँ जनाब, उनको मैं पूरा एंगेज भी कर रहा हूँ साथ में, और उनका आंसर बड़े तहम्मुल से उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं समझ रहा कि उनको पता होगा, नहीं, जो मुझे क्वेश्चन पूछे मैं प्रॉपर टाइम लेकर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा कि जल्दी जल्दी में नहीं बता रहा, तहम्मुल के साथ सुकून से उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, और उसके बाद जनाब बात खत्म, अगला वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, मेन चीज़ आपका कॉन्फिडेंस है। जब आप जाएँ तो आपको ये फील हो कि यू आर द बेस्ट। उनको जॉब के लिए बंदा चाहिए, जॉब गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट क्यों की है, उनको बंदे चाहिए। अब उनको बंदे चाहिए तो आप गए, ऐसा नहीं है कि ये 1 वे नहीं है, 2 वे है, कि मतलब आप कहें कि जी आप जॉब लेने गए हैं, आप जॉब लेने गए हैं तो उनको भी ज़रूरत है आपकी, तो आपको ये कॉन्फिडेंस शो करना होगा कि जी यू आर द बेस्ट वन, और आप वहाँ पे गए हैं जॉब लेने के लिए। लेकिन आप ऐसे भी नहीं है कि जी आपको भीख मांगने नहीं गए, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है, आप उसके बाद अप्लाई किया आपने, तो अब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए गए, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी के ऊपर जनाब फोकस रखना है, कोशिश ये करना है कि अच्छे से अच्छा अपना इंटरव्यू परफॉर्म करें, और अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब इस सारी जर्नी के अंदर जनाब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो जनाब था पेरेंट्स की दुआएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था अल्लाह ताला की ज़ात का करम। अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की। मैंने जनाब सन 2024 में एक जॉब क्रैक की, 26 में की, और आज आपके साथ अल्लाह का शुक्र है मेरे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर है, 800 प्लस यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, और ये सारा का सारा कभी भी नहीं होता फैमिली के सपोर्ट के बगैर, दोस्तों के सपोर्ट के बगैर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम के बगैर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू थैंक्स माई सेल्फ कि मैंने अनथक मेहनत करते हुए कभी सोचा नहीं, घंटों के बारे में नहीं सोचा। मैंने रात को 3-3 बजे उठ के भी पढ़ा है, मैं रात को 12 बजे भी सोया हूँ, मैं जनाब सारी रात भी मैंने पढ़ा है। कभी रमज़ान में मैं लाहौर था तो सारी रात भी पढ़ता था, सुबह उठ के रोज़ा रख के सो जाता था, तो रातों को भी पढ़ा है, दिन को भी पढ़ा है। और आई वॉज बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और मैंने कोशिश ये की है कि अपनी फैमिली का स्टेटस को अप करूं, और अपनी तरफ से अगर आप भी एक ऐसा इंसान है, आपको भी एक मौका मिला है, आप अपनी फैमिली का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, आप उनको फाइनेंशियली अपडेट कर सकते हैं, आप उनके लिए एक राहत का बाश बन सकते हैं, तो आप वो ज़रूर बेटा बने या ज़रूर बेटी बने। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एज एक अच्छा बेटा या बेटी आप अपनी फैमिली को, अपने माशरे को अच्छा सर्व कर सके। मैं 2.25 साल मतलब मेरी कनाल पटवारी की सर्विस हो चुकी है, और मैंने 2.25 साल के अंदर 1 रुपया भी करप्शन नहीं लिया। अल्लाह का शुक्र ये है, वहाँ पे कुछ सैलरी तो ज़्यादा नहीं है, सैलरी मिनिमल ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि मैं यूट्यूब पढ़ाता हूँ, यहाँ पे पढ़ा के मैं दिन रात मेहनत करने को तरजीह देता हूँ, ना कि वहाँ पे जो ऑफर्स आती हैं मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ कि मुझे पैसे ले लेने चाहिए। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता, लेकिन मैं यहाँ पे दिन रात पढ़ाने को तरजीह देता हूँ, यूट्यूब को तरजीह देता हूँ। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं चाहता हूँ कि हलाल और हराम मिक्स ना हो। जब हलाल और हराम मिक्स होते हैं तो वो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का, आप रात को सो नहीं सकते अच्छे से। तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र रहता है, अल्लाह का करम रहता है। आई ऑलवेज़ थैंक्स टू अल्लाह जी, आई ऑलवेज़ थैंक्स टू माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझ पर सपोर्ट दिखाई, उन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया जब कोई भी सपोर्ट नहीं करता। फाइनेंशियली तौर पे आपकी फैमिली आपको शौक आ रही होती है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, तो वो अल्लाह का शुक्र नहीं किया। आप सब लोगों का शुक्रिया, आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी, और इंशाल्लाह अभी भी ये सफ़र जारी है, रुका नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी कामयाबियाँ बाकी हैं। ये तो हमारा स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, एंड नहीं है। अभी तो ज़िंदगी में इश्क़ मकामात और भी हैं। तो आप भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप क्या कर रहे हैं, किस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, और मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता मुझसे लाजमी कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड भी करूँगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। अल्लाह हाफिज़।